सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफआरबी। तो आज हम लोग का ये सेकेंड लेक्चर रहने वाला है जिसमें कि हम लोग दिल्ली सल्तनत जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले एंड कंप्लीट करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट डायनेस्टीज़ का रूल रहा। ठीक है, और कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी उसको हमें कैसे याद करना है, सख्त सा लौंडा से याद करना है इसको। ठीक है, सख्त सा लौंडा ऐसे करके याद कर लेना। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो स्लेव के बारे में हमने पढ़ रखा है, स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जिसको कि हम मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ ले कि मामलुक आर्किटेक्चर किस पर्टिकुलर डायनेस्टी से एसोसिएटेड है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बताने में कि स्लेव डायनेस्टी से। तो इसमें हमने देखा था फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। देन आया था इल्तुतमिश। टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था। देन 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश रहा था। देन 4 साल इसकी बेटी रज़िया सुल्तान, 1236 से लेकर 1236 से लेकर 1240 तक रज़िया सुल्तान। देन 1266 में आया था बलबन, और वो रहा था कब तक, वो रहा था 1287 तक, 1287 तक वो रहा था। इसके बाद कैकूबाद रहा था कुछ टाइम तक, एंड कैकूबाद की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी नहीं, बख्तियार खिलजी हमने क्या पढ़ा था, वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था। जैसे कि हमारा ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये भी स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का। उसी तरह हमने देखा था कि जो बख्तियार खिलजी था वो भी स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का, जिसने कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। ये है जलालुद्दीन खिलजी, जो अब हमारी अगली डायनेस्टी को स्टैब्लिश करेगा जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। ध्यान से इस लेक्चर, ये लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़, एकदम लोडेड लेक्चर। आपको पता है कि भाई माइंड मैप के थ्रू हम पढ़ रहे हैं तो कुछ भी इधर उधर की चीज़ नहीं होगी, एंड टू दी पॉइंट डायरेक्टली जिनसे क्वेश्चन उठते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो 6 साल तक रूल रहा जलालुद्दीन खिलजी का। 70 की उम्र थी जब ये थ्रोन पे बैठा। तो इसी वजह से एज सच कुछ इसने सिग्निफिकेंट नहीं कर पाया। एंड उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि इसका नेफ्यू और इसका जो सन इन लॉ है, ठीक है, उसने, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अली गुरसप, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जिसका नाम था अली गुरसप, गुरसस्प, इसने, अली गुरसस्प ने इसको हटा दिया यहाँ से, इसके थ्रोन से इसको मार डाला। किसको, जलालुद्दीन खिलजी, जो इसी का नेफ्यू और सन इन लॉ था। ये कोई और नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ही था। ये कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी ही था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी का टाइटल बाद में लिया। तो 1290 से 6 तक, 1290 से 96 तक जलालुद्दीन। अब इसके बाद 1296 से 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन। इसका रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यही है अलाउद्दीन खिलजी। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। तो इसने सबसे पहले गुजरात अनेक्स किया 1298 एडी में, रणथंभौर 1310 में, मेवाड़ 1303, ठीक है, जिसकी कैपिटल चित्तौड़ थी। आपने वो जो मूवी भी देखी थी वो इसी पे बेस थी, राजा रतन सिंह वाली, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा फिक्शनल चीज़ें ऐसा माना जाता है कि दिखाई गई हैं जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मालवा 1305 एडी एंड जालौर को 1311 एडी में कॉन्कर किया। अब इन्हीं एक एक्सपेडिशन जो कि हमने अभी देखा गुजरात में, इसी पर्टिकुलर एक्सपेडिशन से इसने एक स्लेव को उठाया जिसका नाम था मलिक काफूर, जो कि एक इनक। इनक का मतलब होता है कि इनक वो होते हैं जिनके प्राइवेट पार्ट्स कट कर लिए जाते हैं, ठीक है, सो दैट वो जो किंग्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, उनकी रानियों को सर्व कर सकें। तो मलिक काफूर वॉज एन इनक, एंड ये इसका काफ़ी ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर बनता है अलाउद्दीन खिलजी का। क्यों, क्योंकि ये साउथ इंडिया में विजिट करता है जहाँ पे इसको बहुत वेल दिखती है। ये चीज़ को इन्फॉर्म करता है अलाउद्दीन को, अलाउद्दीन इसको डायरेक्शन देता है कि यहाँ पे रेड करने के लिए। एंड इसने जो रेड करी मलिक काफूर ने साउथ इंडिया में, ऑल सक्सेसफुल। सबसे पहले तो यादव्स को हराया जो देवगिरी में रूल कर रहे थे, हमने देखा था यहाँ पे। अगर आपको याद हो कि यहाँ पे जो होयसला डायनेस्टी थी, तो यहाँ पे होयसला बोल रहा हूँ, चालुक्य डायनेस्टी, तो एक तो यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यास और यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्यास। तो यहाँ पे आ गए थे यादव्स ऑफ देवगिरी, और यहाँ पे कौन आ गए थे, यहाँ पे आ गए थे आपके ककातिया डायनेस्टी, ठीक है, जिनकी कैपिटल क्या थी, वारंगल थी। तो इनको भी हराया। यहाँ पे चोला देख रहे थे, तो चोला में हमने क्या देखा था, चोला में यहाँ पे आ गए थे होयसाल डायनेस्टी, जो कि अपने स्टार शेप टेम्पल के लिए जाने जाते हैं, हालेबीडु कैपिटल थी। और यहाँ पे थे आपके पांड्या, इनको भी हराया। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका द्वार समुद्र में हराया किसको, होयसलेश्वर रूलर को, और पांड्या रूलर को भी हराया, मदुरई। पांड्या की कैपिटल हमें पता है मदुरई। इनका आप बताएंगे एम्ब्लेम क्या था। रूलर का नाम याद करना उतना जरूरी नहीं है, बस एक बार दिमाग में रख लीजिए। लेकिन किस किस को हराया, यादव, ककातियास, होयसाल एंड पांड्यास को मलिक काफूर ने, और एनॉर्मस वेल्थ लेके गया दिल्ली अलाउद्दीन के पास। तो इसीलिए इसको ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर माना जाता है। अब
यहाँ पे इसने कुछ टाइटल लिए क्योंकि इसने मतलब डेक्कन को जीत लिया। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी दिल्ली में बैठे हुए रूलर ने या डेक्कन को जीता, तो इसलिए सिकंदर सैनिक इसने टाइटल लिया और सिकंदर जहान का टाइटल इसको दिया आमिर खुसरो ने, जो कि कोर्ट पोएट था अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। और अलाउद्दीन ने इसको टाइटल दिया, आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को टाइटल दिया सुल्तान जहान का, और आमिर खुसरो को टाइटल दिया अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, तूते हिंद का, पैरट ऑफ इंडिया, तूते हिंद, ये टाइटल दिया किसने, अलाउद्दीन ने आमिर को। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसने दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, यानी जो घोड़े होते हैं उसमें ठप्पा लगा देना सो दैट डबल काउंटिंग ना हो, क्या ना हो, डबल काउंटिंग ना हो। चेहरा जिसने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, अगेन सो दैट डबल काउंटिंग ना हो। और जो भी मतलब पर्टिकुलर जो होते थे ना, जैसे कि उसके टाइम पे इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और हमने देखा था उसने और कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उसने तुर्कान चहलगानी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। और हमें ये पता होना चाहिए कि चहलगानी सिस्टम को ही बंदगान सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये ख़त्म किसने किया था, ये बलबन ने ख़त्म किया था। और एक चीज़, अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई बंगाल को किस दिल्ली सल्तनत के रूलर ने कैप्चर किया था, तो बलबन ने कैप्चर किया था और अपने बेटे के अंडर में उसको रख दिया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो दाग एंड चेहरा, तो वही इक्ता सिस्टम में ऐसा ही होता था कि भाई जो इक्तेदार होता था उसको मेंटेन करना होता था, ठीक है, घोड़े वगैरह और ये जो आपके आर्मी पर्सनल्स होते थे उनको मेंटेन करना होता था। तो डबल काउंटिंग कई कई बार हो जाती थी, ठीक है, कभी कभी मतलब मिस्टेक्स और कभी कभी जानबूझ के कोई करवा देता था। तो यहाँ पे ब्रांडिंग कर दी जाती थी। दाग एंड डिस्क्रिप्टिव रोल होता था, आधार कार्ड एक तरह का सोल्जर, चेहरा जिसको बोलते थे, दाग एंड चेहरा सिस्टम, इसी को ही हुलिया भी बोलते हैं, इसी को ही हुलिया भी बोलते हैं। फिर अगर बात करें मुस्त खराज क्या था ये, तो मुस्त खराज ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था मुस्त खराज का, ठीक है। अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी देखेंगे यहाँ पे। 3 टाइप के टैक्स इसने इम्पोज किए, घरई, चरई और यहाँ पे जजिया ज़कात तो था ही, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा एक टैक्स कि खराज के नाम से जानते थे, खराज। ये जो खराज होता था रफली 50% होता था लैंड रेवेन्यू का, ठीक है। खराज याद रखिएगा, खराज, घरई और चरई, ये 3 टैक्स इसने मेनली इम्पोज किए थे। घरई क्या होता था, हाउस टैक्स होता था। चरई क्या होता था, पेस्टोरल टैक्स, यानी कि जो चरवाहे होते थे अपनी जो कैटल्स लेके आते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। जजिया टैक्स होता, ये 3 टैक्स ये इसने इम्पोज किए थे मेनली, खराज, घरई, चरई, ध्यान रखना। ये जजिया और ज़कात तो एक्स्ट्रा टैक्स है। तो जजिया नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। सबसे पहली बार इसको मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम वही है जिसने पहला इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में कैरी किया, जिसने कि किसको हराया, किंग दाहिर को हराया, राजा दाहिर को हत्या करी, जो सिंध प्रांत में रूल कर रहे थे 8th सेंचुरी AD में। ईयर आप बताएंगे एग्जैक्ट। ज़कात क्या था, रिच मुस्लिम्स में जो टैक्स लगता था, या फिर ज़कात एक तरह की डोनेशन टाइप भी होती थी, जो ऐसे कुरान में लिखा हुआ है कि भाई जो अमीर मुस्लिम्स हैं उनको सर्टेन पार्ट ऑफ जो भी वो अर्न करते हैं उसको डोनेट करते रहना चाहिए। इसने 3 तरह की मार्केट सेटअप की, कहीं कहीं पे 4 तरह की लिखी हुई है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना टैक्स कितने तरह के इम्पोज किए, 3 तरह के मैंने आपको बताया, खराज, घरई और चरई। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है CGL 2022 में। तो ये मार्केट कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसने फूड ग्रेन के लिए, कॉस्टली क्लॉथ के लिए और हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल के लिए सेटअप की। अब सेटअप क्यों करी उसके पीछे का कारण समझ लो। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि चंगेज़ खान का अभी डर वो गया नहीं था, तो भाई चंगेज़ खान यहीं पे घूम रहा था, टहल रहा था, तो इसी वजह से क्या करना था भाई, ये जो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बैठा था उसको पूरा सिक्योर करना था। तो इसने हाई स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी मेंटेन करके रखी हुई थी। अब अगर हाई स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी मेंटेन कर रखी है तो भाई उसको फीड भी करना पड़ेगा, उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो खाना वाना ये सब ये भी तो देखना पड़ेगा। तो अब उनको पे ज़्यादा ना करना पड़े तो इसने क्या किया इसने कि मार्केट में जो चीज़ों के दाम है उसी को घटा दिए। पे कम करेगा तो कम दाम में भी जो आर्मी पर्सनल है उनका गुजारा चल जाएगा, लेकिन सो दैट जो मार्केट में बैठे हुए शॉपकीपर हैं वो ज़्यादा रेट में ना बेचें, इसलिए उसने इन मार्केट को सेटअप किया और मार्केट रिफॉर्म्स लेके आए। तभी हम जानते हैं कि मार्केट रिफॉर्म्स के लिए अगर एक कोई रूलर यहाँ पे फेमस है दिल्ली सल्तनत में तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। पूछता भी है इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर इज मार्केट रिफॉर्म्स, तो इट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने क्या किया, हर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए शहनाई मंडी बनाई। शहनाई मंडी मतलब एक मार्केट कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसको शहनाई मंडी के नाम से जानते हैं। CGL 2022 के मेंस में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है।
दीवाने रियासत का भी यही काम था कि मार्केट में प्राइसेस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, एक तरह के स्पाइस की तरह बिहेव करते थे कि भाई देखेंगे, छुप के सुनेंगे, और अगर कि कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसको कड़ी सज़ा दी जाती थी। ठीक है, शहनाई मंडी और दीवाने रियासत का ये काम होता था। सराय आदिल कंट्रोल करते थे कपड़े वाली मार्केट, क्लोथ मार्केट ही कंट्रोल करते थे। ठीक है, ऑल गुड्स फॉर सेल वर ब्रॉट टू दिस ओपन मार्केट। तो ये मेनली जो क्लॉथ मार्केट थी उसको कंट्रोल करने का काम था। और इसके बारे में बात करें इसने क्या क्या बनवाया, तो इसने और एक चीज़, हाँ, इस्टेब्लिश द सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली। मैंने आपको बताया था दिल्ली 7 सिटी से मिलकर बना हुआ है, तो दूसरी जो सिटी बनवाई वो इसी ने बनवाई, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिरी नाम की। क्यों बनवाई? इट वॉज अ काइंड ऑफ गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन मतलब जहाँ पे आर्मी को स्टे करने के लिए इतनी ह्यूज आर्मी मेंटेन करी थी, तो उसको रहने वहने के लिए इस सिटी को डेवलप किया था। अलाई फोर्ट बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनवाया जो कि कुतुब मीनार का एंट्रेंस है। अभी दिखाते हैं, ये देखो ये, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आपका क्या है, कुतुब मीनार है और उसका ये एंट्रेंस है, इसी को बोलते हैं अलाई दरवाज़ा। ठीक है, कितने स्टोरेज होते हैं, कितने स्टोरेज हैं आपको बताना है कुतुब मीनार में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अलाई फोर्ट, अलाई दरवाज़ा, हज़ार सुतून जो कि आपको अलाई फोर्ट के पास ही देखने को मिलेगा, दिल्ली में ही है सब। हौज खास दिल्ली में ही है, साउथ दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, टैंक है। और टूम्ब ऑफ अलाउद्दीन ये भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, इसका मकबरा भी। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्या ही क्वेश्चन पूछेगा इससे। बट कोर्ट पोएट आमिर खुसरो के बारे में याद रखना, टाइटल तूते हिंद दिया गया था इसी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। कवाली जो है इसने इंडिया में इंट्रोड्यूस करी थी, कवाली। और ये 1000 दिनारी वाला फैक्ट ये आमिर खुसरो का नहीं है, ये ध्यान रखना, ये किसका है? ये मलिक काफूर का है। मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से या फिर 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसने 1000 दिनार में ख़रीदा था। किसको? मलिक काफूर को। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो यहाँ पे डेथ हो जाती है 1316 एडी में, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद मलिक काफूर जो है, इसके छोटा बेटा होता है अलाउद्दीन खिलजी को, उसको थ्रोन पे बैठाता है। लेकिन इसका जो बड़ा बेटा होता है मुबारक खान या फिर मुबारक शाह, ये इसको मार देता है। किसको? इसके मतलब अपने छोटे भाई को ही मार देता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो छोटा बेटा था, जिसको मलिक नहीं 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 नहीं, पहले इसने मारा किसको? इसने मारा मलिक काफूर को ही मारा पहले तो। ठीक है, मलिक काफूर को मारा इसने, और ख़ुद थ्रोन पे बैठा ये मुबारक शाह। मुबारक शाह की बेगम थी खुसरो खान। किस तरह की बेगम, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अलाउद्दीन खिलजी की बेगम तो जानते होंगे सभी लोग, मलिक काफूर किस तरह की बेगम आप जानते हैं। ठीक है, उसी तरह की बिल्कुल सेम बेगम मुबारक शाह की ये खुसरो खान था। खुसरो खान लेकिन ट्रस्टेड बेगम नहीं थी उसकी तरह, मलिक काफूर की तरह। इसने इसको मार डाला और खुद थ्रोन पे बैठ गया। देन इसको मार डाला किसने? इसको मार डाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक ने मारा और नई डायनेस्टी सेटअप करी, नोन एज तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी सेटअप करी 1320 में। यही गाजी मलिक कोई और नहीं, गियाजुद्दीन तुगलक ही था, जिसने गियाजुद्दीन तुगलक का टाइटल लिया। ठीक है, गाजी मलिक टू द टाइटल ऑफ गियाजुद्दीन तुगलक, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट जो है इसी के बेटे ने ही करवा दिया, मतलब वो एक्सीडेंट नहीं था, इसके बेटे नहीं, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी ने इसको मरवा डाला गियाजुद्दीन तुगलक को। ये कंसिडर किया जाता है, माना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1385 में आता है। थ्रोन याद रखिएगा, मैं आपको रिपीट याद दिला देता हूँ। 1290-96 कुतुबुद्दीन, 1290। तो 1290 से 1296 कौन बैठा आपका? इसका ये क्या बोलते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद 1296, और उसके पहले तो आपको पता होना चाहिए ना, 1206 से लेकर 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक। 1200 वो तो क्लास के शुरू में ही देख चुके हैं। ठीक है, 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश, 36 से लेकर 40 रज़िया सुल्तान, 66 से लेकर 87 तक बलबन, 87 से लेकर 90 तक मुबारक वो कैकूबाद, और कैकूबाद के बाद जलालुद्दीन खिलजी। देन 96 से लेकर आपका 1316 तक बैठा कौन? अलाउद्दीन बैठा, और 1316 से लेकर 1320 तक ऐसे ही बस चलता रहा। ठीक है, डामाडोल टाइप। और 1320 में जो है, 1320 में यहाँ पे अब आता है कौन? गियासुद्दीन तुगलक। तो गाजी मलिक का टाइटल था, डाइड इन एक्सीडेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना। अब आएगा कौन? अब आएगा आपका इसका बेटा, जिसका नाम है उलुग खान, सक्सीडेड हिम विद द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। प्रिंस जॉना के नाम से भी जानते हैं या फिर उलुग खान के नाम से भी जानते हैं। जौनपुर करके सिटी अभी हम देखेंगे स्टैब्लिश करता है कौन। और हाँ, एक चीज़, ये जो गियासुद्दीन तुगलक में ध्यान रखना एक चीज़, एंड दैट इज़ कि इसने तुगलकाबाद सिटी डेवलप करी थी, तुगलकाबाद फोर्ट भी एंड तुगलकाबाद सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसने डेवलप करी थी, क्योंकि सिटी इनकी इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे फतेहाबाद, जौनपुर, ठीक है, और फिरोज़पुर, ये सब जो है फिरोज़ाबाद, तो ये सब तुगलक डायनेस्टी के ही रूलर ने सेटअप करी। तो तुगलकाबाद तो समझ आती है। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने सेटअप करी। अभी आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने सिटी को इस्टेब्लिश एज सच नहीं करी। ठीक है, इसके सक्सेसर ने करी, जो अगला रूलर आएगा, इसका कज़न। क्लियर है? तो जौना उलुग खान नाम है।
इसके टाइम पे सबसे लॉन्गेस्ट किंगडम था इसके टाइम पे। और ट्रैवलर इसके टाइम पे आया था इब्न बतूता, मोरक्कन ट्रैवलर था। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। और ये अभी हम जब अगला लेक्चर पढ़ेंगे बहुत, वो भी इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर एंड जो बहमानी सल्तनत है, तो वहाँ पे भी ये जाएगा इब्न बतूता, तो उनके कोर्ट में भी देखने को मिलेगा। याद करिए कौन था वो था हमारा ह्यून सांग। ये कौन था? ये पॉल हेमन था, है ना, जो हमें हर्षवर्धन के कोर्ट, हर्ष के कोर्ट में मिलता है, पुलकेशिन 2 एंड नरसिम्हवर्मन 1 के कोर्ट में भी। सेम गोज विद इब्न बतूता। तो रिहाला की अगर बात करें, इसने किताब लिखी रिहाला, जो कि है किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी है। और हाँ, तारीख़ फ़िरोज़ शाही एंड तारीख़ जहानदारी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही एंड फतवाए जहानदारी है ये, ठीक है, फतवाए जहानदारी ये लिखी है ज़ियाउद्दीन बरानी ने। किस में लिखी है? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। ध्यान रखना, पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो पर्शियन है, जो फ़ारसी, यही कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी इनके टाइम पे। और इसको आपको पता है कि इंडिया के क्लासिकल लैंग्वेज में भी इंक्लूड किया जा चुका है, पाली, प्राकृत एंड पर्शियन, जिसको फ़ारसी के नाम से जानते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो भी टेक्स्ट लिखे जाते थे इनको तारीख़ के नाम से जाना जाता था, तारीख़। और जो इनका कंपाइलेशन होता था डिफरेंट हिस्ट्रीज़ का, उसको तवारीख़ बोलते थे। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले, मुझे ऐसा लगता है पूछना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ तवारीख़ क्या है, तो अगर मैं लिख दूँ एक ही हिस्टोरिकल डेट और इस तरह से, तो सभी लोग, मुझे लगता है 99% लोग, या फिर जिसने नहीं पढ़ा है वो तो तवारीख़ को डेट ही मारेगा। लेकिन तवारीख़ का मतलब डेट नहीं होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री ड्यूरिंग दिस दिल्ली सल्तनत। और ये पर्शियन लैंग्वेज में होता था। तो ये जैसे तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, तारीख़ जहानदारी है, या फिर पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़े, अगर आपको याद हो, पातशाहनामा किसने लिखी थी, जरा बताइए कमेंट में। तो ये सब कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री हैं। वो तो खैर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे नहीं थी, लेकिन ये तो दिल्ली सल्तनत के टाइम के ही हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ जहानदारी, फतवाए जहानदारी, जिसको ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखा। तो ये कलेक्शन ऑफ हिस्ट्रीज़ है, उनको तवारीख़ बोलते हैं। एक किताब को बोलेंगे तारीख़ और मल्टीपल को बोलेंगे तवारीख़, ठीक है। और अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? हमने देखा था किताबुल हिंद, है ना। अब इसी किताब में, फतवाए जहानदारी में, कुछ साल बाद ये, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है ना, 1325 से 1351 तक इसका टेन्योर है, 1357 तक इन्होंने किताब ख़त्म करी। तो इसमें इन्होंने बताया था एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़, ये बड़ा एबल रूलर नहीं था, गधा टाइप था ये क्यों? क्योंकि इसने वाइन डिस्टिलर को, ठीक है, वाइन डिस्टिलर हो गया, 2 बार्बर थे, नाई थे, उनका नाम था लाधा और पीरा, ठीक है। वाइन डिस्टिलर था, बार्बर थे, और कौन था? कुक था। इन सब को हाई पोस्ट में अपॉइंट कर रखा था ये बंदा, हाई पोस्ट में। तो ये दिखाता है कि ये एबल रूलर एक तरह से उतना ज़्यादा था नहीं, ठीक है, गधा टाइप था मतलब नोन एज वाइजेस्ट फुल इसको बोलते हैं। वाइजेस्ट फुल का मतलब क्या है? मतलब तेजू भी है और गधा भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि इसने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इसने सोचा तो कि हाँ ये जैसे हम प्लान करते हैं ना, आप में से कुछ लोग करते होंगे, ठीक है, ये ऐसे सुबह उठेंगे 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ेंगे, 4:30 से 5:30 पढ़ेंगे, फिर रनिंग के लिए जाएंगे, ठीक है, 6 बजे रनिंग से आएंगे, फिर रनिंग से जो है आने के बाद 6 से 7 फिर पढ़ेंगे, फिर आधे घंटे वो करेंगे, फिर 7:30 से फिर 9:30 फिर पढ़ेंगे पता चला लियो भैया, रात में ढंग से सोए नहीं, सुबह 6 बजे उठे और ख़ुद को गरिया रहे हैं लेटे लेटे, ऐसा कैसे हो गया। फिर पता चला ले रनिंग में भी नहीं जा पाए। तो वो मतलब ऐसा हो जाना, वैसा टाइप इनके साथ हो गया था कि प्लान तो बड़े बनाते थे कि यहाँ जाएंगे, यहाँ एक्सपेक्टेशन करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सब फेल, ठीक है। तो इसीलिए इनको वाइजेस्ट फूल बोलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने टैक्सेशन किया गंगा और यमुना के द्वाब। द्वाब क्या होता है? 2 लैंड के बीच का जो एरिया होता है उसको द्वाब बोलते हैं। तो टैक्सेशन कर दिया, और उस समय टैक्सेशन, हाई टैक्सेशन कर दिया जब फेमाइन आ रखा था, जब भुखमरी पड़ रखी थी, फेमाइन आ रखा था, तब हाई टैक्सेशन कर दिया। और उस टैक्सेशन करने का रीज़न क्या था? क्योंकि इनको कुराचिल और खुरासान में एक्सपेडिशन करना था। कराचिल ये पड़ता है एरिया हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड इस साइड में, यहाँ पे चाइनीज़ डायनेस्टीज़ का थोड़ा सा कब्जा था, तो उसके लिए गए। फेल्ड एक्सपेडिशन रहा। खुरासान एक्सपेडिशन करने के लिए, मतलब कि वही उसके उसके चंगेज़ खान के अगेंस्ट में, जो आपका ट्रांस ऑक्सीनियन एम्पायर है, उसमें ये एक्सपेडिशन कैरी करने के लिए बहुत आर्मी मेंटेन कर ली है। अब जब बहुत आर्मी मेंटेन कर लिए तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की तरह कोई रिफॉर्म सिस्टम नहीं लाया, उसमें मार्केट रिफॉर्म से नहीं लाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैपिटल ही शिफ्ट कर मारी। उन्होंने क्या किया था? सिरी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? सिरी नाम की एक सिटी डेवलप करी थी, जो सेकेंड सिटी थी, और वो गैरिसन टाउन वहाँ पर आर्मी को ठहराने के लिए बनाई थी। इन्होंने क्या किया?
इन्होंने सिविलियन को ही बोल दिया निकलो यहाँ से, यहाँ आर्मी रहेगी, और दिल्ली से दौलताबाद में सबको भेज दिए। दौलताबाद वही देवगिरी जहाँ पे यादव्स का रूल था 1327 में। जब इनको लगा कि यार आर्मी तो ये किस लिए सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो जा ही नहीं सकते हैं यहाँ खुरासान में, तो इन्होंने ये डिसबैंडन कर दिया आर्मी। अब आर्मी को ट्रेन कर दिए हैं, डिसबैंडन कर दी। जैसे अग्निवीर योजना का क्या है, क्या एक नेगेटिव जो बोला जा रहा था जब आई थी कि भाई इनको ट्रेन कर दोगे, छोड़ दोगे तो ये सब क्या करेंगे, लूट पाट, ये मतलब ये बोला जा रहा था उस समय। तो वो तो चलो होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अब तो खैर उस टाइम तो ज़रूर हुआ होगा कि भाई उनको जब छोड़ दोगे तो क्या करेंगे, लूट पाट करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज़ आती है। ठीक है, एकदम हट्टे कट्टे हैं। तो वही हुआ इनके साथ। ठीक है, ये भी फेल हो गया क्योंकि फिर से वापस बुलाना पड़ा लोगों को दिल्ली में, है ना। तो तभी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो इसीलिए बोलते हैं तुगलक, क्या बोलते हैं उसको, तुगलकी फरमान जारी कर दिया सरकार ने, है ना, कि मतलब कभी भी मनाया, कुछ भी कर दिया। तो दिल्ली टू दौलताबाद या फिर देवगिरी कैपिटल शिफ्ट करिए, देन अगेन फिर वापस वही कर लिया। ठीक है, और ये फेल्ड एक्सपेडिशन थे, ईयर याद करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कैपिटल कब शिफ्ट करी थी ये थोड़ा सा देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसको हम वाइजस गधा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोकन करेंसी भी यहाँ इसने इंट्रोड्यूस की, ये भी फेल हो गया क्योंकि लोग जो है अपने घर में ही मिंटिंग करने लगे टोकन करेंसी की। फिर इसने वापस ली, बोलता है कि वापस दे दो हमें, लेकिन चला नहीं सब। ध्यान रखना टोकन करेंसी भी फेल रहा इसका। अब आते हैं अगले रूलर पे, और अगले रूलर का नाम है FST, फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1388 तक ये रहा। इसने क्या किया, इसने वजेहा सिस्टम लेके आया। कौन सा सिस्टम लेके आया, वजेहा। सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश बट बाई असाइनमेंट ऑन लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेजेस। तो हमने ध्यान से मैंने आपको बताया था कि इक्ता सिस्टम जो है किसने ख़त्म किया था, इक्ता सिस्टम। इक्ता का मतलब क्या होता था, पार्ट ऑफ लैंड होता था, इक्तेदार होता था। इक्तेदार वो होता था जो पार्ट ऑफ लैंड होल्ड करता था, वो पार्ट ऑफ लैंड उसको दी जाती थी एज अ बेसिस ऑफ सैलरी, कि तुम आर्मी मेंटेन कर रहे हो, तुम हमारे साथ एक्सपेडिशन लीड कर रहे हो, तो इसलिए तुम इतना पार्ट ऑफ लैंड रखो, जो रेवेन्यू है वो अपना रखना और अपनी आर्मी को फीड करना, वो सब काम करना तुम। ठीक है, तो उन्हीं को मुक्ति या फिर वाली के नाम से भी जानते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो उसको हटा दिया था किसने, अलाउद्दीन ने। उसने सैलरी दी और कम सैलरी दी, बट फिर भी सर्वाइव कर ले गया क्योंकि हमने देखा था मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया था। तो इन्होंने वजेहा करके सिस्टम लाया। सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश बट बाई असाइनमेंट ऑन लैंड रेवेन्यू, थोड़ा उसी टाइप का था वजेहा। उतना चला नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब वजेहा ध्यान रखना ये कि इस तरह का इतना टाइप था थोड़ा सा। जजिया बिकेम अ सेपरेट टैक्स बना दिया। इम्पोज 4 काइंड्स ऑफ टैक्सेस जो कुरान में प्रिस्क्राइब्ड है। खराज अभी मैंने बताया था 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस नहीं, यूजुअली अलाउद्दीन के टाइम पे तो 1/2 यानी 50% तक ये टैक्स लगता था। ज़कात 2% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी था। जजिया नॉन मुस्लिम्स में लगता था। जो खम्स होता था वो 1/5 पार्ट ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर। तो वॉर के टाइम पे जो भी कैप्चर हुआ है तो उसका 1/5 देना होता था, उसको बोलते थे खम्स। ठीक है, चलो अभी आते हैं इम्पोज जिसने हाके शर्ब या फिर हासिल शर्ब, ये वाटर टैक्स है जो इसने लगाया। फ़तेहाबाद, हिसार, जौनपुर। अब जौनपुर ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक का ये कज़िन था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुरी सिटी इस्टेब्लिश करी। फिरोज़ाबाद अपने नाम पे। फ़तेहाबाद जो आपका हिसार हरियाणा में पड़ता है ये, ठीक है, हिसार हरियाणा में पड़ता है फ़तेहाबाद। तो फ़तेहाबाद, जौनपुर और फिरोज़ाबाद फिरोज शाह तुगलक ने डेवलप करी। और तुगलकाबाद किसने डेवलप करी, पहले रूलर घियासुद्दीन तुगलक ने। इसने एक हॉस्पिटल बनवाया दिल्ली में, दारुल शिफा। अच्छा, इसने कुरान के बेसिस पे ये सारे टैक्स क्यों लगा, इसने मंदिर बहुत तोड़वाए। कारण इसका ये था, ये जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उनको खुश करना चाहता था, अपने रूल को पक्का करना चाहता था, क्योंकि थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, क्योंकि ढंग से रूल कर नहीं पाए थे, तो इस वजह से इंस्टेबिलिटी आ गई थी। नया डिपार्टमेंट सेटअप किया था, दीवाने खैरात। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वैसे तो आई थिंक नीचे लिखा होगा, बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड करिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक डिपार्टमेंट सेटअप किया था जिसका नाम था दीवाने कोही। ठीक है, दीवाने कोह या दीवाने कोही। तो ये जो है डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये सेटअप किया था MBT ने। FST ने क्या क्या सेटअप किया, FST ने सेटअप किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने 2 डिपार्टमेंट सेटअप किए। एक तो दीवाने खैरात जहाँ गरीब बच्चियों की शादी के लिए पैसा दिया जाता था, और दीवाने बंदगान भी सेटअप इसी ने किया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बोलते हैं उसको, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, जो कि आपका दीवाने बंदगान। इसका जो PM होता था उसका नाम था खाने जहाँ मकबूल। ठीक है, मकबूल मिर्ज़ापुर वाला मकबूल। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्ता सिस्टम मेड हेरिडेटरी, जो इक्ता था, एकता नहीं है। ठीक है तो इक्ता सिस्टम जो था वो इसको हेरिडेटरी बना दिया गया था। हेरिडेटरी इल्तुतमिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तब हेरिडेटरी नहीं हुआ करता था। मतलब कि तुमको इक्ता है, तुम्हारे पास है, तुम मुक्ति हो या वाली हो, तो ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा नहीं तुम्हारे बेटे को मिलेगा ये और उनके बेटे को मिलेगा, नहीं, ये हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी पहली बार FST ने बनाया था। तैमूर का इन्वेजन किसके टाइम पे हुआ था, तुगलक्स के टाइम पे हुआ था। कौन तुगलक था उस समय, महमूद। ठीक है, महमूद तुगलक था, ध्यान रखना।
पूरा नाम नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसी के टाइम पे तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पे। तैमूर कौन था? एक मंगोल शासक था, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि अभी जितनी डायनेस्टीज़ आई वो सब टर्किश ओरिजिन की थी। टर्किश का मतलब क्या होता है? टर्किश का मतलब मैंने बताया था तुर्कमेनिस्तान से। लेकिन अब जो आएंगे उनका नाम है सैयद। और ये जो सैयद डायनेस्टी आएगी, ये जो सैयद डायनेस्टी है, ये जो तैमूर आया इंडिया में अटैक किया, मुगल्स ये तुगलक्स को ख़त्म किया, और उन्हीं तुगलक्स की जगह पे सैयद ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एकमात्र डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में जो टर्किश ओरिजिन की नहीं है बल्कि मंगोलाइड ओरिजिन की। मंगोलाइड की जब बात करता हूँ, मंगोलिया और उज़्बेकिस्तान वाला जो रीजन है उसकी बात होती है जब मैं मंगोलाइड बोलता हूँ। तो बस ध्यान इसमें इतना रखना है कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर खिज़र खान था, बस, और कुछ नहीं। कब से कब था ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। बाकी मुबारक शाह आया, मोहम्मद शाह आया, एंड देन आलम शाह आया। इनके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है, बस ऑर्डर ध्यान रखिएगा। और या सब याद नहीं रख सकते हैं तो खिज़र खान बस रट लीजिएगा। खिज़र खान ये फाउंडर था सैयद डायनेस्टी का, और 1414 AD में आया था, ठीक है। अब इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो लास्ट डायनेस्टी होती है, उसका नाम है लोधी डायनेस्टी। और वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इन्होंने रूल नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है, तो कम ही टाइम के लिए रहे ये। अब आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश ये आखिरी वंश है इसमें, सख्त सा लॉ से लोधी डायनेस्टी, ठीक है। इसमें 3 रूलर्स है, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। और हाँ, इसमें तुगलक में भी छोटे छोटे रूलर आए बाद में, लेकिन जिस हिसाब से हालत कर दी थी हमारे गदा भैया ने, और उस हिसाब से मतलब चीज़ें आगे ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई, ठीक है, बढ़ नहीं पाई आगे। तो इसलिए जो है लोधी डायनेस्टी मतलब वो तुगलक डायनेस्टी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, और इसी वजह से तैमूर ने सक्सेसफुली इनको हटा भी दिया था। तो लोधीज़ पे आते हैं, तो बहलोल लोधी पे आते हैं। तो 1451 से लेके 1588 नहीं होगा ये, ठीक है, 1488 या फिर 1489 तक रूल रहा था, ठीक है। फाउंडर था डायनेस्टी का, ही वॉज एन अफगान सरदार, अफगानी टाइप ही था, ठीक है, बहलोल। ही स्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब में स्टैब्लिश किया, कैपिटल इसने शिफ्ट नहीं, ख़त्म हो गया बहलोल लोधी का। अब यहाँ पे आते हैं सिकंदर लोधी का। इसने दिल्ली टू आगरा कैपिटल शिफ्ट करी, और आगरा जो सिटी है उसको स्टैब्लिश भी किसने किया? उसको स्टैब्लिश भी किसने किया? उसको स्टैब्लिश भी किया 1504 में, 1504 में सिकंदर लोधी ने ही। सिकंदर लोधी ने एक नई डिस्टेंस की यूनिट स्टार्ट करी जिसका नाम था गज़े सिकंदरी, सिकंदर्स यार्ड, जो कि 32 डिजिट का होता था। 32 गज का मतलब होता था गज़े सिकंदरी। अपने नाम पे इसने एक नई यूनिट स्टार्ट करी। ही वॉज अ पोइट, तो ये पोइट्री करता था। तो इसकी जो पोएम्स हैं पर्शियन लैंग्वेज में, बिकॉज हमें पता है कि पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत में, तो इसकी जो पोएम्स हैं उसको गुलरुखी पेन नेम के अंडर में जो है कंपोज किया। जैसे इसकी जो पोएम्स हैं ये सब मिला के इनको गुलरुखी बोलते थे, ठीक है। इसने मौत की मस्जिद बनवाई। मौत की मस्जिद, हाँ, मौत की मस्जिद। मौत की मस्जिद, या फिर अगर आपसे पूछ ले कि किसने डबल डोम स्ट्रक्चर इंडिया में स्टार्ट किया, डबल डोम स्ट्रक्चर बनाना, तो लोधी डायनेस्टी ने, और वेरी इंपॉर्टेंटली सिकंदर लोधी ने स्टार्ट किया। यहाँ पे दिखाते हैं आपको मौत की मस्जिद, ये है मौत की मस्जिद, डबल डोम स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ तो घर वर बने हुए हैं, यहीं पे ले लें क्या, यही वाला, ये है, आप देख सकते हैं डबल डोम, ठीक है, डबल डोम स्ट्रक्चर है ये। किसने बनवाया था? ये सिकंदर लोधी ने। अब लास्ट रूलर आता है इब्राहिम लोधी, जिसने की बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत लड़ा। और पानीपत का कौन सा बैटल? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अभी 2 और बैटल ऑफ पानीपत आएंगे। तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा बाबर के साथ इसने लड़ा, ठीक है, बाबर के साथ डांडिया खेला इसने, लेकिन हार गया। इब्राहिम लोधी की हार होती है बिकॉज बाबर की हम देखेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे कि इसने तुगलमा फॉर्मेशन वगैरह, वो खैर पूछता भी नहीं है तुगलमा फॉर्मेशन, बस इतना याद रखना इसने गन पाउडर के सबसे पहले मैसिव तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज़ किया था। यूज़ तो पहले भी हुआ था बट मोर प्रोफाउंडली इसने सबसे पहले बाबर ने ही यूज़ किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1526 में लड़ा गया। और यहाँ से ना सिर्फ लोधी डायनेस्टी का अंत होता है, यहाँ से पूरा दिल्ली सल्तनत का भी एंड होता है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि जब 1206 में 1206 AD में कुतुबुद्दीन ऐबक ना सिर्फ स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन ले करता है बल्कि दिल्ली सल्तनत की भी फाउंडेशन ले करता है, उसी तरह इब्राहिम लोधी ना सिर्फ लोधी डायनेस्टी का अंत करते हैं बल्कि दिल्ली सल्तनत के भी लास्ट रूलर होते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ से स्टार्ट होगा अब बाबर के साथ मुगल वंश। लेकिन हम अगले लेक्चर में जो हमारा कल होगा उसमें हम मुगल डायनेस्टी नहीं देखेंगे, मुगल एम्पायर नहीं देखेंगे, हम पहले साउथ इंडिया चलेंगे एंड हमारे अनहर्ड जो हमारी हिस्ट्री है दैट इज़
विजयनगर एम्पायर, उसके बारे में कल देखेंगे, विजयनगर एंड बहमानी किंगडम, साउथ इंडिया, नॉर्थ साउथ इस तरह से चलेंगे, ठीक है। देन परसों वाले लेक्चर में देखेंगे हम मुगल डायनेस्टी के बारे में। क्लियर? और कुछ छूट तो रहा है, ये देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन छूट रहा है। तो दीवाने वजारत कौन होता था? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। दीवाने अरीज मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने सेटअप किया था? रिकॉल करो, बलबान ने सेटअप किया था इसको। दीवाने इंशा डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस क्या होता है? वो चिट्ठी चित्रहार टाइप, मतलब लेटर इधर से उधर लेके जाना है ना। दीवाने रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ अपील, अपील करनी दीवाने रिसालत के पास जाओ। एरियर डिपार्टमेंट ऑफ एरियर, एरियर का मतलब है कि तुम्हें कोई अमाउंट पे करना है तो तुमने अभी किया नहीं, दैट इज कॉल्ड एज एरियर। दीवाने मुस्त खराज, ठीक है, मुस्त खराज। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रियासत, रियासत किसको बोलते हैं? पैसे वैसे को ना, प्रॉपर्टी वगैरह को, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। दीवाने को ही अभी देखा था मोहम्मद बिन तुगलक, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेस एंड दीवाने खैरात डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, दोनों FST ने सेटअप किया। और FST ने कुतुब मीनार का सबसे ऊपर वाला माला भी बनवाया था जो बिजली गिरने की वजह से टूट गया था। एंड दीवाने इश्तियाक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन होता है हमारा। तो ये होता है हमारा यहाँ पे सब कुछ ख़त्म। कैसा लगा लेक्चर? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में विद दी क्या पढ़ेंगे कल? विजयनगर एंड बहमानी किंगडम। इस लेक्चर का जो आपको माइंड मैप है वो परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और क्या, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्विज़ ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से क्विज़ ग्रुप को भी ज्वाइन करके क्विज़ भी लगा सकते हो धड़ाधड़ एकदम, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।